विकास उदास सा बाइक चलाते हुए सोच रहा है। उसे रोली की बहुत चिंता हो रही है। उसकी फिक्र हो रही है कि वह कहाँ है, किस हाल में है। अगर मोबाइल चोरी नहीं हुआ होता तो रोली के घर बेचने की नौबत कभी नहीं आती। वह किसी भी कीमत में उसके घर को बिकने नहीं देता। अगर उसका अपना कोई बचा था तो अकेला वो एक घर ही था। पता नहीं किस मजबूरी बस में उसने इतना बड़ा कदम उठाया होगा। बेचारी जैसी ईश्वर ने सारे दुख उसी की झोली में डाल दिए हों। विकास सोचते हुए बाइक चला रहा है। वह पूरी तरह से निराश हो चुका है और अपने आप को ही दोषी मान रहा है। शाम हो चुकी है। घर में चहल पहल मची हुई है। कुछ रिश्तेदार विकास से मिलने आए हुए हैं। पूरे 6 माह के बाद वह घर लौटा है। माँ जी के खुशी का तो ठिकाना नहीं है। आज तो बढ़ चढ़कर मेहमानों का स्वागत सत्कार करने में लगी हैं और बेटी की बड़ाई करते नहीं थक रही हैं कि मेरे बेटे ने मेरे लिए बहुत प्यारी साड़ी लाया है। ये देखो कितनी सुंदर है। माँ जी अपनी सहेलियों को साड़ी और बाकी के सामान दिखाते हुए कहती हैं। मानना पड़ेगा विकास की पसंद कमाल की है। सब बहुत सुंदर है। एक सहेली तारीफ करते हुए कहती है तो माँ जी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मैं तो कहती हूँ अब तो विकास के लिए अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी भी करवा दो। बेचारा कुछ कहता नहीं है तो तुम लोगों को समझना चाहिए। दूसरी सहेली बातों का सिलसिला जारी रखते हुए आगे बोल पड़ती है तो बाकी सहेलियां भी हाँ में हाँ मिलाने लगती हैं और माँ जी के जहन में कुछ अजीब सा चलने लगता है। जैसे वह जानती हों कि विकास से शादी की बात छेड़ना अभी सही नहीं होगा। वो दिखावटी मुस्कान से हंसती बोलती रहीं, जबकि टीवी के पास बैठे पिताजी पत्नी की हड़बड़ाहट को भांप रहे थे, जैसे उन्हें पता हो कि पत्नी के मन में क्या चल रहा है। अगले दिन विकास रोली के ऑफिस गया। वह वहाँ भी नहीं थी। विकास वेटिंग रूम में बैठा रोली की दोस्त का इंतजार कर रहा है। तभी एक लड़की आती है जो विकास को हैरत से देखती है। आप मुझे नहीं जानती होंगी, लेकिन मैंने आपको रोली के साथ कई बार देखा है। क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है कि वह कहाँ है, किस हाल में है? विकास हड़बड़ी में बताते हुए लड़की से पूछता है तो वह उसे आश्चर्य से देखे जा रही है। रोली मेरी कोई ख़ास दोस्त नहीं थी, इसलिए मेरे पास उसका कोई कांटेक्ट डिटेल नहीं है। सॉरी, पर हाँ वह कह रही थी कि उसे इस शहर से कहीं दूर जाना है और मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता है। वह लड़की सोचते हुए बताती है तो विकास असमंजस में डूब जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये लड़की कहाँ चली गई। रोली, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुमने मेरा इंतज़ार नहीं किया? मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती रही होगी। कहाँ हो तुम? प्लीज़ आ जाओ। देखो मैं आ गया हूँ। तुम कहाँ हो? विकास मन ही मन रोली को याद करते हुए सोच रहा है। जैसे सूरज डूबने से पहले आसमान में लालिमा छा जाती है, वैसे ही विकास की खुशियों में एक परत सी जम गई है। सोचा था रोली से मिलते ही शादी का प्रस्ताव रख देगा, मम्मी पापा का इंतज़ार भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन समय ने साथ कहाँ दिया। रोली को ढूंढते ढूंढते 2 दिन हो गए हैं और अब तक उसका कोई पता नहीं चला है। जाने कहाँ चली गई है। कोई तो संदेश छोड़ जाती, किसी को तो बता देती, पर वह चली गई। पता नहीं कि वह है भी कि नहीं। विकास थका हुआ सोचता हुआ घर के द्वार पे बैठा है। वह रोली को अपने जहन से उतार नहीं पा रहा है। सफल होकर भी कितना असफल सा महसूस कर रहा है, कितना निराश हो गया है। माँ जी बेटे को निराश देखकर दुखी होती हैं। आप उसके पिता हैं, आप बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पूछिए उससे क्यों इतना परेशान रहता है। जब से आया है तो ठीक से बात भी नहीं करता है। क्या हो गया है मेरे बेटे को? कितना बदल गया है। विकास की माँ रोते हुए कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए पति से कहती हैं। उनकी आंखों से आंसू लुढ़क जाते हैं। यार तुम रोना बंद करो, अभी तो आया है, थोड़ा उसे समय दो, खुल जाने दो, फिर बात करते हैं। पिताजी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं तो वह दुखी भाव से पति का चेहरा ताकती रह जाती हैं। अच्छा ठीक है, कल मैं उससे बात करता हूँ। अब तुम रोना धोना बंद करो और बेटे को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाओ। देखो कितना दुबला हो गया है। पिताजी आगे पत्नी से कहते हैं तो उनकी मुस्कान छूट जाती है। बाप पे जो गया है, कितना भी खिलाओ पिलाओ कोई फ़ायदा नहीं होता है। माँ जी मजाकिया भाव से कहती हैं तो पिताजी आश्चर्य से मुस्करा पड़ते हैं। साथ ही गीली आंखों से पत्नी जी भी हंस पड़ती हैं। ये देखो, इन भाई साहब को हफ्ते भर हो गए हैं और अब इनको फुर्सत मिली है दोस्तों से मिलने की। दोस्त आदित्य रेस्टोरेंट में बैठा तंज कसते हुए कहता है।
तो विकास चुपचाप मुस्कुराकर रह जाता है। भाई तू लड़की थोड़ी ना है जो सबसे पहले तुझसे मिलने आएगा। क्यों, ठीक कहा ना। दूसरा दोस्त मंकू बोल पड़ता है तो बाकी दोस्त हंसने लगते हैं। विकास मुस्कुराने के सिवाय कुछ नहीं कर पाता है। तुम लोग बस भी करो, विकास इतने दिनों बाद हमसे मिलने आया है, उससे बातें करने की बजाय तुम लोग उसे सुना रहे हो। तीसरा दोस्त रामू बाकी दोस्तों को डपटते हुए कहता है, तू चुप कर रे, अपना हक बनता है उसे बोलने का। बचपन के दोस्त हैं हम, समझा। बुरा लगता है हमें, दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। मंकू रामू को उल्टा बोलते हुए कहता है तो रामू चुप हो जाता है। अच्छा ठीक है, सॉरी भाई लोग, तुम लोगों से मिल नहीं पाया। विकास माफ़ी मांगते हुए सभी से कहता है। काहे का सॉरी, दोस्ती में ये सब कहाँ होता है, फिर भी कुछ लोगों को ज़रूरत पड़ती है। रामू नाश्ता करते हुए बोल पड़ता है, जबकि उसका इशारा मंकू और आदित्य की तरफ होता है। दोनों समझ जाते हैं। चलो जल्दी से नाश्ता ख़त्म करो, फिर हमें घूमने भी जाना है, खूब मस्ती करेंगे। विकास दोस्तों की गर्माहट को भांपते हुए बोल पड़ता है ताकि आपस में झगड़े ना। लेकिन विकास का सोचना उल्टा ही हुआ। तीनों दोस्त आपस में ठाके मारकर हंसने लगते हैं। विकास समझ जाता है कि तीनों मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। शाम को विकास घर के अंदर आता है तो सोफे पर पिताजी बैठे उसका इंतज़ार कर रहे हैं। विकास बिना पिताजी की तरफ देखे सीधे अपने कमरे की ओर जाने लगता है। विकास रुको बेटा, कुछ बात करना है तुमसे, पिताजी विकास से कहते हैं तो विकास आश्चर्य से रुक जाता है। क्या बात है पिताजी, बताइए ना। विकास पिताजी की तरफ आते हुए संदेह भाव से पूछता है। आओ बैठो, कुछ ज़रूरी बात है जो अब करना है और भी ज़रूरी हो गया है, पिताजी सामान्य भाव से कहते हैं तो विकास सोफे पर संदेह भाव से बैठ जाता है, जैसे उसे पता हो कि पिताजी किस विषय पर बात करने वाले हैं। किचन के दरवाजे के पास खड़ी माँ जी सुन रही हैं। बेटा अब तो तरक्की भी मिल गई है, जो पाना चाहते थे उसे हासिल भी कर लिया है, तो आगे के बारे में कुछ सोचा है तुमने। मेरे कहने का मतलब तुम समझ ही रहे होगे ना, पिताजी बेटे की तरफ देखते हुए सहजता से कहते हैं तो विकास नज़र फर्श पर टिकाए हुए बैठा है। जिस बात का डर था पिताजी ने वही सवाल सामने लाकर खड़ा कर दिया है। विकास कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। विकास तुम हमारे इकलौते बेटे हो, क्या तुम्हारा हमारे प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि अब तुम शादी कर लो और एक पारिवारिक जीवन की शुरुआत करो, पिताजी गंभीर होते हुए आगे कहते हैं। विकास के जहन में रोली की यादें दौड़ जाती हैं और अब तो वह गायब भी हो चुकी है, उसका कहीं कोई पता नहीं है। पिताजी कुछ गलत भी तो नहीं कह रहे हैं। आखिर कब तक रोली के साय के साथ जीता रहूँगा, या फिर वो मेरी किस्मत में ही नहीं है। विकास गंभीर भाव से मन ही मन सोच रहा है। पिताजी विकास के जवाब का मुंह ताक रहे हैं। दरवाजे के पास खड़ी माँ जी की सांसें बढ़ रही हैं। बेटा तुम्हें सोचने का समय चाहिए तो सोच लो, लेकिन इस बार हमें निराश मत करना, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं। पिताजी बेटे की चुप्पी को देखते हुए आगे कहते हैं। नहीं पापा, आप ये क्या कर रहे हैं, कोई बाप अपने बेटे के सामने हाथ नहीं जोड़ता है। मुझे कोई सोचना वोचना नहीं है, आप लोगों को जो ठीक लगे वो करिए। आप सभी की खुशी में ही मेरी खुशी है, लेकिन दोबारा फिर कभी ऐसा मत करिएगा, प्लीज़ पापा प्लीज़। विकास हड़बड़ाते हुए पिताजी से कहता है और फिर परेशान भाव से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। दरवाजे के पास खड़ी माँ जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, वह मारे खुशी की चहक पड़ती हैं। कमरे में आते ही विकास गुस्से से दीवार पर मुक्का मारता है। वह चीखता है, रोना चाहता है, लेकिन सिर्फ घुटकर पी जाने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वह दीवारों पर लगी अपने बचपन के स्कूल की फ़ोटो को देखता है जिसमें क्लास के सारे बच्चे होते हैं। विकास उदास भाव से उस तस्वीर के पास जाता है और एक उंगली अपने बचपन के फ़ोटो से घुमाकर एक छोटी सी लड़की पर रोक देता है। विकास फ़ोटो में भी उस लड़की को देख रहा होता है। रोली तुम कहाँ चली गई, क्यों मुझे छोड़ गई। क्यों, विकास फ़ोटो पर उस लड़की पे उंगली फेरे हुए मायूसी से कहता है। वह लड़की रोली ही है जिसे वह बचपन से प्यार करता आ रहा है, जिसे वह कभी बता नहीं पाया कि कितना उसे चाहता है और आज तक उसे ही प्यार करता आ रहा है। तभी विकास का मोबाइल बज उठता है। वह अपने आप को ठीक करते हुए कॉल रिसीव करता है। क्या बुआ के घर का पता मिल गया है। एक काम करो, मुझे मैसेज कर दो। तुम्हें लिखना नहीं आता है,
अच्छा ठीक है, बोलो, मैं नोट करता हूँ। बोलो। विकास उत्सुकता से सामने वाले की बात सुनते ही बोल पड़ता है। फिर वह रोली की बुआ का पता लिखने लगता है। उसके चेहरे पर चमक आ जाती है और उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। शायद रोली बुआ के घर में ही हो या उनसे कोई खबर मिल सके। बेटा विकास, इतने दिनों बाद कहाँ थे अब तक? रोली की बुआ जी दरवाजे के सामने विकास को देखकर आश्चर्य से बोल पड़ती हैं। बुआ जी, आपके पुराने वाले घर गया था, लेकिन पता चला कि आप वहाँ से दूसरी जगह चले गए हैं। क्या रोली भी आपके साथ है? विकास उत्सुकता से बताते हुए कहता है। तो बुआ जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह विकास से नज़र चुराने लगती हैं। विकास को अजीब लगता है। बेटा, तुम परेशान मत हो। रोली ने अपना घर किसी दबाव में नहीं, बल्कि हंसी खुशी बेचा था। उसका मन अब इस शहर में नहीं लगता था। हमें लगा कि शायद वह हमारे पास रहने आ जाए। उसके चेहरे पर हंसी देखकर हम भी खुश होते थे कि वह बदलने लगी है, लेकिन वह बदल ना सकी। जैसे उसे अपना सर काटने को दौड़ता हो, कोई उसे सताता हो, और एक दिन बिना किसी को बताए शहर छोड़कर चली गई। बुआ जी सोफे पर बैठी उदास भाव से बताते हुए कहती हैं। तो सामने सोफे पर बैठे विकास को यकीन नहीं होता है। क्या वह शहर छोड़कर चली गई है? पर क्यों? वो तो कभी अपने शहर से बाहर गई भी नहीं है। और जहाँ तक मुझे पता है कि वह अपने घर और इस शहर के बहुत करीब थी। उसे अपने शहर से बहुत लगाव था, तो फिर वह ऐसा कैसे कर सकती है? विकास हैरानी से बोल पड़ता है। बुआ जी की आंख नम हो आती हैं। हमने बहुत ढूंढा उसे, हर जगह खोजने की कोशिश किया, पुलिस पे मिसिंग कंप्लेन भी लिखवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वह नहीं मिली, और मिलती भी कैसे जबकि वह खुद भाग रही हो हमसे। बुआ जी अपनी सफाई में कहती हैं। तो विकास को यकीन ही नहीं हो रहा है। वह हैरान सा है। उसे तो कुछ सूझ नहीं रहा है कि रोली अपना ही घर बेचकर शहर छोड़ दे। कोई तो मजबूरी जरूर रही होगी। वह टूटी हुई जरूर थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि इतना बड़ा कदम उठा ले। विकास हैरान सा मन ही मन सोच रहा है। बुआ जी का घर तो 6 महीने में ही कितना बदल गया है। इतनी जल्दी तरक्की होने के पीछे भी कोई वजह होगी जो बुआ जी छुपा रही हैं। नहीं तो एक मामूली से बैंक कर्मी की इतनी भी पगार नहीं होती कि करोड़ों का घर खरीद ले। रोली के साथ कुछ तो गलत हुआ है, और इसका पता मुझे लगाना ही होगा। विकास बुआ जी के घर के चकाचौंध को देखते हुए सोचता है। यार विकास, तूने पहले क्यों नहीं बताया? इतना सब कुछ हो गया। हम तेरे दोस्त हैं, जो बन पड़ेगा वो तेरे लिए करेंगे। दोस्त मंकू एक सुनसान इलाके पर खड़ा विकास से कहता है। तो वह उसे परेशान भाव से देखता है। तो मुझे लगता है कि रोली की बुआ को ज़रूर उसके बारे में पता है कि वह कहाँ है। वो सबको चूरन दे रही हैं। नहीं तो कौन सा खजाना मिल गया है जो चंद दिनों में ज़मीन से आसमान पर जा पहुंची हैं। दूसरा दोस्त रामू अपनी राय रखते हुए बोल पड़ता है। तो विकास के दिमाग में कुछ चल रहा है। अरे भाई लोग, आजकल पैसे के आगे काहे की कोई रिश्तेदारी। बुआ ने ही पैसों के लालच में टपका दिया होगा उसे। सोचा कि कोई रोने गाने वाला भी तो नहीं है। आदित्य चश्मा पहने, कान में लीड लगाए हुए कहता है। तो विकास आश्चर्य से उसकी तरफ देखता है। तू कान के साथ अपना मुंह भी बंद नहीं रख सकता है? कुछ भी बोलता है। विकास उससे प्यार करता था, थोड़ा तो शब्दों को सोच कर बोल। रामू डपटते हुए आदित्य से कहता है। तो मंकू को भी उस पर गुस्सा आ जाता है। सॉरी भाई, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि रोली का इस शहर में कोई है तो वह सिर्फ उसकी बुआ है। और बुआ का कहना है कि वह भाग गई हैं बिना किसी को बताए। यह कुछ समझ में नहीं आया। जो लड़की कभी ठीक से शहर से बाहर ना गई हो, वो भला भागने का रास्ता क्यों चुनेगी? और जाएगी भी तो किसके पास? आदित्य माफ़ी मांगते हुए आगे कहता है। तो विकास तीनों दोस्तों की तरफ असमंजस भाव से देखता है। गड़बड़ तो है यार। अगर तू रोली को सच में प्यार करता है तो तुझे उसे खोजना ही होगा। कह नहीं सकते कि वह किस हाल में होगी, पर हम सब मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। रामू सहमति जताते हुए आगे कहता है। तो विकास के मन में एक उम्मीद जागती है। विकास, हम सब तेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन इस खेल को बहुत ही समझदारी से खेलना होगा। जो कोई भी इसके पीछे होगा वो बहुत शातिर है। मंकू भी अपनी राय देते हुए बोल पड़ता है। तो विकास तीनों दोस्तों के साथ पाकर भावुक होने लगता है। उसे खुशी होती है कि उसके दोस्तों ने उसे समझा।
वह तीनों दोस्तों को इशारे से अपनी बाहों में बुलाता है। फिर तीनों दोस्त मुस्कुराते हुए विकास से गले मिलने लगते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं। दूसरे दिन विकास वापस रोली के घर जाता है। वह दरवाज़ा खटखटाता है। इस बार दरवाज़ा कोई 50 वर्ष का आदमी वर्मा जी खोलते हैं। विकास उसे देखकर नमस्कार करता है तो वर्मा जी उसे आश्चर्य से देखते हैं। माफ़ करना बेटा, मैंने आपको पहचाना नहीं, वर्मा जी संदेह भाव से कहते हैं तो विकास मुस्कुराने की कोशिश करता है। सर, मुझे आपसे कुछ बात करना है, क्या आपके पास थोड़ा समय है? बहुत ज़रूरी है, विकास वर्मा जी से पूछते हुए कहता है तो वो उसे हैरानी से देखे जा रहे हैं। रोली के घर के अंदर वही लड़का मोबाइल पर वीडियो गेम खेल रहा है जिससे विकास पिछले दिनों मिला था। विकास सोफे पर गंभीर भाव से बैठा है। एक बार उस लड़की से मिला था, काफ़ी चुपचाप लग रही थी। उसने सिर्फ कागजात पेपर पर हस्ताक्षर किए और बिना कुछ कहे चली गई। मुझे थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन मुझे उससे क्या, ऐसा मैंने सोचा था। पर मुझे यह नहीं पता था कि वह गायब हो जाएगी। वर्मा जी सोचते हुए अपनी बात रखते हैं तो विकास उनकी तरफ उत्सुकता से देख रहा है कि कोई तो तोड़ मिल सके। सर, जिस ब्रोकर ने आपको इस घर को खरीदवाने में मदद किया था, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि उसका बर्ताव कैसा था या कुछ ऐसा जो आपको अजीब लगा हो? विकास वर्मा जी से पूछते हुए कहता है तो वह सोचने लगते हैं। बेटा, उस ब्रोकर में मुझे कुछ अजीब तो नहीं दिखा था, पर वह जल्दीबाजी ज़रूर कर रहा था कि घर हाथ से निकल जाएगा, फिर ऐसा घर नहीं मिलेगा और लोग भी हैं जो उस घर को खरीदना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। वर्मा जी बताते हुए कहते हैं तो विकास ध्यान से सुन रहा है। धन्यवाद वर्मा जी, आपने जो भी जानकारी दिया उसके बहुत बहुत धन्यवाद, विकास खड़े होते हुए वर्मा जी से कहता है तो वो हड़बड़ा से उठते हैं। अरे नहीं बेटा, मैंने तो वही बताया जो मुझे पता था, बाकी तो ऊपर वाला ही जाने। वर्मा जी भी खड़े होते हुए बोल पड़ते हैं तो विकास उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश करता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। वर्मा जी उसे हैरत भाव से देखे जा रहे हैं। विकास बाइक चलाते हुए जा रहा है। शाम हो रही है। वह मन ही मन सोच रहा है कि रोली, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूँगा, तुम कहीं भी क्यों ना हो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगा और जब तक तुम्हें पा नहीं जाता तब तक चैन से नहीं बैठूँगा। तुम फिक्र मत करना, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊँगा। मैं जानता हूँ तुम्हें भी मेरा इंतज़ार होगा। गलती मेरी ही है कि तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। मुझे नहीं पता था कि तुम खो जाओगी, नहीं तो मैं आसाम कभी जाता था। तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि कुछ और सोच ही नहीं सकता। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो और मैं मेरे दिल को दुखी नहीं होने दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। विकास बाइक चलाते हुए सोच रहा है। विकास के घर में माँ जी सोफे पर बैठी बगल में बैठे पति जी को मोबाइल पे लड़कियों की फ़ोटो दिखा रही हैं। ये वाली देखिए, है ना बहुत सुंदर है, अपने विकास के साथ इसकी जोड़ी खूब जमेगी। बोलिए क्या कहते हैं आप, है ना कमाल की। माँ जी बड़ी उत्सुकता से मोबाइल पर फोटो देखते हुए पति से कहती हैं तो वो मुस्कुरा उठते हैं। अरे भाग्यवान, लड़कियां तो सभी सुंदर ही होती हैं, अब फोटो पे तो किसी के गुणों को तो नहीं देखा जा सकता है ना। पति जी पत्नी के प्रश्न के उत्तर देते हुए कहते हैं तो वह मुंह बनाते हुए मुस्कुरा देती हैं। आपसे तो बात करना ही बेकार है। खैर ये सब छोड़िए, पसंद तो विकास की ही होगी और उसी से शादी भी होगी। मैं बहुत खुश हूँ कि विकास शादी के लिए मान गया है। मेरे लिए तो इतना ही बहुत है, माँ जी चमकती आंखों से कहती हैं तो पति जी गंभीर से होने लगते हैं, जैसे वो कुछ सोच रहे हों। क्या तुम्हें लगता है कि हम सही कर रहे हैं? मेरा मतलब कि विकास की शादी किसी से भी करा के? पिताजी गंभीर भाव से पत्नी से पूछते हुए कहते हैं तो उन्हें झंझनाहट सी महसूस होती है। तो आपको क्या लगता है, यह सब मैं अपने लिए कर रही हूँ, उसकी खुशी के लिए ही तो कर रही हूँ और उसकी खुशी से बढ़कर हमारे लिए और क्या हो सकता है। माँ जी गर्मजोशी से बोल पड़ती हैं। उनकी सांसें गर्म होने लगती हैं। तो क्या वह खुश रह पाएगा? पिताजी पत्नी से पूछते हैं तो वह चुप सी हो जाती हैं, जैसे उनके पास कहने के लिए कुछ ना हो। तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि वह क्या चाहता है। हमारे द्वारा थोपे रिश्ते को अपना तो लेगा, लेकिन उसमें जान भर पाएगा कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। और कहीं ऐसा ना हो कि हम एक साथ दो जिंदगियां बर्बाद कर दें।
पिताजी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं तो उनका दिल पसीजने लगता है। उन्हें अपने बेटे की फिक्र होती है। पिताजी गहरी सांस लेते हैं। तभी विकास बाहर से आता है तो पिताजी माँ जी तुरंत अपने आप को सामान्य करने लगते हैं। विकास उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और फिर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। उसके चेहरे पर साफ झलक रहा है कि वह परेशान है। पिताजी पत्नी की तरफ देख इशारा करते हैं कि देखो अपने बेटे की हालत कैसी है। माँ जी की आंख भर आती हैं। वह उठकर जाने लगती हैं। अगले दिन पुलिस स्टेशन में हवलदार खड़े हैं और लोगों का आना जाना लगा हुआ है। सर 3 महीने पहले रोली शर्मा नाम की लड़की का मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाई गई थी। सर उस केस के बारे में कुछ पता चला क्या? विकास पुलिस ऑफिसर के सामने बैठा हुआ पूछता है तो वह उसे आश्चर्य से देखता है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिरा है? यहाँ हर दिन सैकड़ों केस आते हैं और तुम 3 महीने पहले की बात कर रहे हो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। पुलिस ऑफिसर डपटते हुए कहता है वह पहले से किसी फाइल में उलझे हुए हैं। सॉरी सर, पर वो लड़की अब तक नहीं मिली है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है सर। बेचारी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। सर एक बार उस केस को देख लीजिए सर। प्लीज़ सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज़ सर, एक केस की फाइल चेक कर लीजिए। विकास पुलिस ऑफिसर के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है तो पुलिस वाले को उस पर दया आती है। अच्छा ठीक है, हाथ पैर मत जोड़, देखता हूँ उस केस में क्या हुआ था। अरे मोहनलाल, 3 महीने पहले की मिसिंग केस की सारी फाइल तो लाना भाई। पुलिस ऑफिसर विकास से सहानुभूति जताते हुए कहता है। विकास उसके सामने हाथ जोड़ लेता है। तभी एक हवलदार फाइल का गट्ठा लेकर आता है और बेंच पर रख देता है। ये देखो कितना काम करना पड़ता है हमें। एक काम करो, तुम ही उस गट्ठे में से फाइल ढूंढो, जब तक मैं दूसरा काम कर लेता हूँ। पुलिस ऑफिसर फाइल के गट्ठे को देखते हुए विकास से कहता है और फिर वह बेंच पर रखी दूसरी फाइल पर नज़र टिका लेते हैं। विकास जल्दी से फाइल के गट्ठे को खोलता है और उसमें से रोली नाम की फाइल को देखने लगता है। पुलिस स्टेशन पर लोगों का आवाजाही लगा हुआ है। कुछ देर बाद विकास रोली नाम की फाइल को ढूंढ लेता है। फाइल पर रोली की एक फ़ोटो होती है जिसे वह चुपके से अपने मोबाइल पर खींच लेता है। फिर वह रोली के केस की फाइल को ऑफिसर के सामने रखता है। सर यही है रोली की मिसिंग फाइल, विकास पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है तो वह फाइल को देखने लगते हैं। विकास पुलिस की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगता है। अरे केस तो अपने आप ही क्लोज हो चुका है। इसमें लिखा है कि रिपोर्ट लिखवाने वाले ही दूसरे दिन केस बंद करवाने आए थे। उनका कहना था कि लड़की की जानकारी मिल गई है, इसलिए केस को बंद कर दिया जाए। पुलिस इंस्पेक्टर रिपोर्ट को पढ़ते हुए बताते हैं तो विकास चौंक पड़ता है। पर सर लड़की तो अभी भी गायब है। वह लापता है सर, वह इस शहर में नहीं है, विकास परेशान होते हुए कहता है। तो पुलिस इंस्पेक्टर उसे हैरानी से देखता है। लेकिन इस रिपोर्ट पे तो लड़की की बुआ के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने स्वयं केस बंद करवाया है। पुलिस इंस्पेक्टर दुविधा भाव से बताते हुए कहते हैं तो विकास परेशान सा हुआ जा रहा है। अब तो उसे रोले के लिए और भी चिंता होने लगती है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया है या वह है भी कि नहीं। जब बुआ जी ने केस स्वयं बंद करवाया है तो फिर रोली है कहाँ? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आपको रोली के बारे में पता नहीं है, जबकि आपने स्वयं केस बंद करवाया था कि रोली मिल गई है? ये सब क्या है? रोली कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। कहाँ छुपा कर रखा है उसे आपने? मुझे बताइए रोली कहाँ है? प्लीज़ इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं, मुझे उसके बारे में बताइए। विकास बुआ के घर पर बुआ से ऊंची आवाज़ में पूछते हुए कहता है। वह बहुत गुस्से में है, उसका चेहरा तमतमाया हुआ है। बुआ जी उसे हैरत से देखे जा रही हैं। आपने कहा कि वह भाग गई है, उसे यह शहर अच्छा नहीं लगता है। आप लोग कैसे इंसान हैं जो इतना बड़ा झूठ बोला? पागलों की तरह उसे खोज रहा हूँ, उसे देखने के लिए तरस रहा हूँ। कहाँ है रोली? कहाँ है वो? विकास अपनी बात जारी रखते हुए कहता है। वह भावुक हो उठता है। उसे रोली की याद आ रही है। बुआ जी उसे घूरते हुए गुस्से से देख रही हैं। तुम हो कौन? पहले ये बताओ मुझे। और रोली क्या लगती है तुम्हारी जो उसे ढूंढ रहे हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? और क्यों बताऊं मैं तुम्हें उसके बारे में? जब इन सवालों के जवाब मिल जाएं तो फिर मुझसे प्रश्न करना। अभी जाओ यहाँ से,
निकल जाओ मेरे घर से, जाओ। बुआ जी तमतमाते हुए गुस्से से पूछते हुए कहती हैं। तो विकास चुप सा हो जाता है कि वह जवाब में क्या कहे। रोली सिर्फ मेरे भाई की लड़की नहीं, वो मेरी भाई की आखिरी निशानी भी थी, जिसे मुझे कैसे संभालना है ये मुझे अच्छे से पता है। तुम जैसे लोफड़ों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बुआ जी अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहती हैं। तो विकास उन्हें आश्चर्य से मुस्कुराते हुए देखता है। सब पता है मुझे, ये जो चमक धमक है उसके पीछे क्या है, सब पता है मुझे। शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को, जो अपने ही भाई की लड़की के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो। बेचारी के साथ क्या कुछ नहीं किया होगा। कहीं उसे मार तो नहीं दिया, या उसे कहीं गाड़ तो नहीं दिया। तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है। विकास गुस्से से आंख मिलाते हुए कहता है। तो बुआ जी को गुस्सा आ जाता है और वो एक तमाचा विकास के गाल पर चिपका देती हैं। विकास गुस्से से उनकी तरफ देखता है, मगर दांत पीस कर रह जाता है। चुप, खबरदार जो एक शब्द ही आगे बोला। तुम्हारे कहने का मतलब कि मैंने रोली की प्रॉपर्टी के लिए उसे मार दिया होगा। छी, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। बुआ जी गुस्से से बोल पड़ती हैं। उनकी सांसें बढ़ रही हैं। तो फिर रोली कहाँ है? क्या किया है उसके साथ? उसे मैं भगाने या मारने नहीं आया हूँ। उसका दोस्त हूँ, उसे देखना चाहता हूँ। वह कैसी है, किस हालत में है। अगर आपने नहीं बताया तो देख लेना, पूरे घर वालों को जेल में चक्की पिसवाऊंगा। नहीं, आप सीधे से बताइए कि रोली कहाँ है। विकास बुआ जी को धमकी देते हुए कहता है। तो बुआ जी की सांस भारी होने लगती हैं। वह सोफे पर बैठ जाती हैं। विकास को आश्चर्य महसूस होता है। बुआ जी की तबीयत बिगड़ने लगती है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। घर में विकास के सिवाय कोई और नहीं है। विकास को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। वह बुआ जी के पास जाता है, उन्हें संभालने की कोशिश करता है। बुआ जी सांस नहीं ले पा रही हैं। वह हाँफते हुए उंगली से टेबल पर रखे दवाई के बॉक्स की तरफ इशारा करती हैं। विकास घबराया सा जल्दी से उस तरफ जाता है और दवाई लाकर बुआ जी को देता है। बुआ जी हाँफते हुए गोली लेती हैं। विकास पानी देता है पीने के लिए। बुआ जी पसीना पसीना हो जाती हैं। विकास पेपर के सहारे बुआ जी पे हवा झोंकता है। बुआ जी सोफे पे ही लेट जाती हैं और विकास को देख रही हैं कि किस तरह वह उनके लिए परेशान हो रहा है। बुआ जी की तबीयत और बिगड़ने लगती है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फिर विकास जल्दी से किसी को फ़ोन लगाता है। बुआ जी सोफे पर हाँफते हुए लेटी हैं। उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। हॉस्पिटल के बाहर एक एम्बुलेंस हॉर्न बजाते हुए आती है। कंपाउंडर एम्बुलेंस में से बुआ जी को लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। पीछे पीछे विकास घबराया हुआ सा जाता है। उसने क्या सोचा था और क्या हो गया। बुआ जी को आईसीयू वार्ड में ले जाया जाता है। विकास वार्ड के बाहर परेशान सा खड़ा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब क्या हो रहा है। वह तो सिर्फ रोली के बारे में पूछने को गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि अचानक से बुआ जी की तबीयत बिगड़ जाएगी। अगर बुआ जी को कुछ हो गया तो वह अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। हो सकता हो कि बुआ जी को रोली के बारे में कुछ पता ना हो, वो सच बोल रही हो। तभी विकास का मोबाइल बज उठता है। घर से फ़ोन आ रहा है। वह मेमन से कॉल रिसीव करता है। बेटा, कहाँ हो तुम? अभी तक घर नहीं आए हो? पिताजी फ़ोन पर विकास से पूछते हैं। पापा, दोस्तों के साथ हूँ, आने में देरी हो जाएगी। आप लोग खाना खा लीजिएगा, मेरा इंतज़ार मत करना। विकास दुखी स्वर से कहता है। तो पिताजी को आभास हो जाता है कि वह झूठ बोल रहा है। ठीक है बेटा, पर तुम ठीक तो हो ना? पिताजी संदेह भाव से कहते हुए पूछते हैं। तो विकास की आंख भर आती है। वह अपने पिताजी को इस समय बुलाना चाहता है कि वह कितने मुश्किल समय में है, लेकिन वह अपनी समस्या में अपने परिवार वालों को शामिल नहीं करना चाहता है। बेटा विकास, क्या बात है? तुम चुप क्यों हो गए? कोई परेशानी है क्या? पिताजी बेटे की चुप्पी को देखकर आगे चिंतित होते हुए पूछ पड़ते हैं। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा बिजी हूँ, अभी मैं फ़ोन रखता हूँ, और शायद आज मैं आ भी ना सकूँ। विकास तुरंत हड़बड़ाते हुए फ़ोन पर कहता है और कॉल बंद कर देता है ताकि पिताजी को उस पर संदेह न हो। जबकि पिताजी का संदेह यकीन में बदल चुका है कि विकास ज़रूर किसी मुसीबत में है, नहीं तो वह ऐसे चुप ना होता। इससे पहले विकास अपनी किस्मत में रोता कि एक नर्स विकास के सामने आ खड़ी हुई। सर, आपको पेशेंट बुला रही हैं।
जल्दी चलिए, वो कुछ कहना चाहती हैं। नर्स जल्दबाजी में कहती है तो विकास चौंकते हुए बाड़ की तरफ भागता है। बेड पर बुआ जी गंभीर हालत में लेटी हुई हैं। उनके मुंह पर ऑक्सीजन लगा हुआ है। उनकी आंखें थोड़ी सी खुली हुई हैं। विकास दौड़ते हुए आता है तो बुआ जी उसकी तरफ देखती हैं। उनकी आंखों से आंसू बह चलते हैं। वह इशारे से विकास को अपनी तरफ बुलाती हैं। वह असमंजस सा बुआ के नज़दीक जाता है। बेटा, मुझे माफ़ कर देना। ये मेरी गलती की ही सज़ा है जो मुझे मिल रही है। मैं अपने बच्चों के बहकावे में आ गई थी। मैंने अपने सगे भाई की बेटी के साथ इतना बड़ा पाप किया है। भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। बेटा, तुम रोली को जयपुर के पागल खाने से आज़ाद करा देना। उसका ख्याल रखना। वह पागल नहीं है। हम सब ने मिलकर उसे पागल बनाया था और उसे पागल खाने भेज दिया था ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाए। रोली को तुम्हारी ज़रूरत है। उसे अपना लेना बेटा, उसे अपना लेना। बुआ जी दुखी भाव से बताते हुए कहती हैं तो विकास के सीने में बिजली सी दौड़ जाती है। उसे बुआ जी की बातों पर यकीन नहीं होता है। अगर बुआ जी हॉस्पिटल में नहीं होती तो वह उसे अभी मार देता। इससे पहले विकास कुछ और सोचे कि बुआ जी की मौत हो जाती है, लेकिन उसे उनकी मौत पर अफसोस नहीं होता है। वो तो उनके किए की सज़ा मिली है। विकास उल्टे पैर बाहर की तरफ सोचते हुए जाने लगता है। सामने से बुआ जी के लड़के लोग आ रहे हैं। विकास को धक्का मारते हुए बाड़ के अंदर चले जाते हैं। विकास सदमे में डूबा हुआ जा रहा है, जैसे एक साथ कई सारे सपने दम तोड़ दिए हों। कोई इतना कैसे गिर सकता है? सिर्फ पैसों के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। उस बेचारी ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसके साथ इतना बड़ा अन्याय किया? उसके साथ देने की बजाय उसे दुनिया से ही अलग कर दिया, उसे जीते जी मार दिया। विकास सोचते हुए जा रहा है। उसकी आंखों के सामने रोली दिखाई दे रही है। उसे वो समय याद आते हैं जब रोली अपने पिताजी को याद करके विकास के गले लग जाती थी और खूब रोती थी। विकास उसे संभालता, समझाता, बहलाता था। वह शहर छोड़कर क्या गया कि उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। अपने ही लोगों ने उसे पागल बना दिया ताकि वह मर भी ना सके। रात के अंधेरे में गूंगी बस्ती की बिजली टिमटिमा रही है। विकास बस्ती के किनारे खोया हुआ जा रहा है। उसे होश खबर नहीं है कि वह कहाँ है और कहाँ जा रहा है। बस चलता जा रहा है जैसे सामने से रोली उसे बुला रही हो और वह उसे देखकर चलता जा रहा है। तभी उसका पैर सड़क के गड्ढे पर पड़ता है और वह मुंह के बल गिर जाता है। उसके हाथ और पैर पर चोट लग जाती है। दूंगी बस्ती के कुछ लोग विकास को उठाने को आते हैं। विकास एक आदमी के हाथ के सहारे खड़ा होता है। उसका एक हाथ छिला हुआ होता है। उसे पीड़ा होती है, लेकिन इस समय जो उसके सीने में पीड़ा हो रही है उससे कम ही है। अरे साहब, आप पहचाना? मैं आया अम्मा, रोली मैडम के घर में काम करती थी। आप रोली मैडम के दोस्त हैं ना? आया अम्मा विकास को देखते ही बोल पड़ती हैं। तो विकास उनकी तरफ देख पहचानने की कोशिश करता है। आप रोली के साथ रहती थी ना? विकास याद करते हुए कहता है। तो आया अम्मा चेक पड़ती हैं। हाँ हाँ साहब, मैं वही हूँ। अरे, आपको तो चोट लग गई है। आइए, मैं आपके हाथ में हल्दी लगा देती हूँ। आइए न साहब, मेरा पास में ही घर है। आया अम्मा उत्सुकता भाव से कहती हैं और उसे अपने साथ ले चलती हैं। विकास आया अम्मा के घर में जाता है जो टीन और पतरे का बना हुआ है। आया अम्मा विकास को बैठने के लिए एक टूटी हुई कुर्सी देती हैं। विकास आश्चर्य से घर की दशा को देखते हुए बैठता है। विकास पहली बार किसी दूंगी में आया हुआ था। उसे बड़ा अजीब लग रहा है कि ये लोग कैसे और कितने कम चीज़ों से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। आया अम्मा जल्दी से स्टोव चालू करती हैं और हल्दी गर्म करने को रख देती हैं। आप रोली के बारे में कुछ जानती हैं? विकास आया अम्मा से पूछता है तो वह दुखी हो उठती हैं। बड़ी प्यारी बच्ची थी। आपके जाने के बाद कहती थी कि वह अपने आप को बदल देगी, नहीं रोएगी, आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं देगी, और जब आपसे मिलेगी तो आपको यकीन नहीं होगा कि वह कितना बदल गई है। पर साहब, अच्छे लोगों का ये दुनिया फ़ायदा बहुत उठाती है। आया अम्मा सोचते हुए कहती हैं तो विकास उन्हें आश्चर्य से देखे जा रहा है। आप मुझे सच सच बताइए कि उसके साथ हुआ क्या था। शायद आज किस्मत ने इसीलिए मुझे आपसे मिलवाया है। तो प्लीज़ बताइए मुझे, मेरी रोली के साथ क्या हुआ था
जो उसे पागल खाने भेज दिया गया। विकास चिड़चिड़ाते हुए कहता है, तो आया अम्मा झिझक सी जाती हैं। हल्दी गर्म हो जाती है, लाओ बेटा चोट पे हल्दी लगा देते हैं, पीड़ा कम हो जाएगी। आया अम्मा विकास से कहती हैं तो उससे गुस्सा आ जाता है। नहीं, पहले आप मुझे रोली के साथ क्या हुआ था वो बताइए। मैं जानता हूँ एक आप ही हैं जो रोली के साथ थीं, उसके बारे में जानती थीं। मुझे सच जानना है, कम से कम अब तो कुछ मत छुपाइए। विकास गिड़गिड़ाते हुए आया अम्मा से कहता है तो वह विकास की तरफ गंभीर भाव से देखने लगती हैं। कटोरी पे रखी हल्दी में से धुआं उड़ रहा है। विकास दुविधा भाव से आया अम्मा को देखे जा रहा है। वह हैरान सी किसी सोच में खोई जा रही हैं, जैसे अतीत के साए में खुद को ढूंढ रही हों। विकास के शहर से जाने के बाद रोली ने अपने आप को संभाल तो लिया था, पर कुछ लोगों की साजिशों ने उसे संभलने ना दिया, उसे ज़िंदगी को दोबारा जीने ना दिया। उसने कुछ सपने देख लिए थे जिन्हें वह साकार करने की उम्मीदें भी संजो लिए थी, पर इंसान का इंसानों पर नियंत्रण कहाँ होता है। वह किसी के चेहरे को तो देख सकता है, लेकिन उसके विचारों को पढ़ नहीं सकता है। रोली अपने जीवन में बदलाव लाना चाहती थी, जैसा विकास उसका दोस्त चाहता था, पर कभी कभी वह टूटने लगती थी। आधी रात को रोने लगती थी। उसे अपना पहला प्यार अतुल याद आता था। अतुल की ज़्यादातर खूबियाँ उसे विकास में भी दिखाई देती थीं, जो कि अब वो भी नहीं था। अतुल तो इस दुनिया से जा चुका था, पर विकास उसका आंसू पोंछने वाला अपने जीवन के अहम पड़ाव में कार्य कर रहा था। दुख तो इस बात का था कि अब वह उससे भी बातें नहीं कर पा रही थी। एक मोबाइल का जरिया था, जो कि वह भी बंद था। कभी कभी उसका मन बहुत घबरा उठता, कहीं विकास को भी तो कुछ नहीं हो गया है, कहीं वह उससे दूर तो नहीं चला गया है, या फिर कभी लौट कर आएगा भी कि नहीं। वह उसे खोजती, उसकी राह पे जाती, लोगों से पूछती, और जब कुछ ना हाथ लगता तो निराश होने लगती। लेकिन फिर अगले दिन पूरे उत्साह से दिनचर्या की शुरुआत करती, क्योंकि अब उसे टूटना नहीं था, बल्कि जीना था, जीवन का आनंद लेना था। वह अपने अतीत को याद करती थी, कभी कभार अपनी किस्मत को भी कोसती थी। उसे लगता था कि उसके जीवन में खुशियाँ नहीं हैं, लेकिन फिर वह अपने आप को समझाती, जैसे विकास उसको समझाता था, कि समस्याएं किसके जीवन में नहीं होती हैं, तो क्या सभी अपना अनमोल सुंदर जीवन जीना छोड़ देते हैं। कोई समय एक सा नहीं रहता है, हर रात के बाद एक रोशनदार सुबह भी होती है। तुम्हारे जीवन में भी खुशियाँ होंगी, लेकिन तुम्हें स्वयं उनका चुनाव करना होगा। और इस तरह से वह आगे चलती गई, बेरंग सी जिंदगी में रंगों को ओढ़ती गई। आया अम्मा रोली के साथ ही रहती थीं। बुआ जी ने आया अम्मा को रोली की देखभाल के लिए रखा था, इसलिए आया अम्मा को भी बदले में बुआ जी को रोली के बारे में सभी जानकारी देना पड़ता था, जिससे रोली पूरी तरह बेखबर थी। उसे नहीं पता था कि जिस पर वह आंख मूंद कर भरोसा कर रही है, असल में वही उसके दुश्मन है, जो न जाने कितनी साजिशें रचाए बैठे हैं। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा। रोली ऑफिस जाती, बाजार जाती और अपने को सामान्य रखने की सारी कोशिशें करती, ताकि वह उदास ना रहे, दुखी ना रहे, बल्कि वह तो खुश रहने का सोचती थी। जिन जगहों पर कभी जा नहीं सकी, वह वहाँ घूमने जाती, पुराने दोस्तों से बातें करती और टीवी पे भी कॉमेडी शो देखती, जो आया अम्मा बुआ जी को पल पल की खबर देती रहती। रोली मासूम थी, किसी बच्चे की तरह। बहुत दुनिया तो नहीं देखी थी, पर जितना देखा था उसे सच मान लेती थी। जहाँ एक तरफ विकास से बातें न होने का दुख था, तो वहीं दूसरी तरफ अकेले चलने की खुशी भी थी, क्योंकि अब वह अपने सहारे जीने लगी थी। उसे अपने ऊपर विश्वास हो चला था कि अब वह आगे और भी बेहतरी से जी सकती है। नहीं तो जिस इंसान की पूरी दुनिया उजड़ गई हो, तो वो भला जिएगा भी तो किसके सहारे। लेकिन रोली ने अपने आप को बदलने का पूरा प्रयास किया, और वह सफल भी हो रही थी, लेकिन किसी अपने ने ही उसे जीने न दिया। उसकी खुशियाँ उनसे देखी नहीं गईं, उसके निकलते परों को काट दिया, उड़ने से पहले ही गिर पड़ी। एक दिन रोली को बुखार हुआ था, उससे बिस्तर से उठा नहीं जा रहा था। वह डॉक्टर के पास ना जाकर मेडिकल से ही दवाई मंगा लिया। सोचा कि हल्का फुल्का बुखार होगा, जो कि ठीक हो जाएगा। आया अम्मा दवाई लाने गई थीं, लेकिन बुआ जी के निर्देश के अनुसार बुखार की गोली की जगह नींद की गोली रोली को दी गई।
आया अम्मा तो अनपढ़ थीं, उन्हें बुआ जी के गंदे इरादों का ज्ञान नहीं था। वह तो अपनी तरफ से बुखार की दवा ही दे रही थीं, जिससे रोली सोती ही रही। उसे स्वयं पता नहीं चलता था कि वह बीमार है या कोई सपना देख रही है, और इस तरह से वह कई दिनों तक बिस्तर पर ही पड़ी रही। उसे लगता कि वह बहुत बीमार हो गई है, उसे बुखार है, पर किस्सा तो कुछ और ही था। जिससे उसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी थी। उसे सर दर्द होता, बुरे ख्याल आते, पुरानी यादें उसे और निचोड़तीं। वह बड़बड़ाती, कभी गुस्सा हो जाती और कभी चीखने लगती। वह तनाव महसूस करती, उसे कुछ भी भा नहीं रहा था। वह चाह कर भी अपने आप को धंस रहे नर्क से निकाल नहीं पा रही थी, और यह सब बुआ जी का खेला हुआ खेल था, जिसका पहला मोहरा आया अम्मा थी, जिसके सहारे सारे प्यादे चले जा रहे थे। आया अम्मा को बुरा लगता था, दुख भी होता था कि एक अनाथ लड़की की ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर रही हैं। जब वह बुआ जी को रोली की तबीयत को लेकर चिंतित होती, तो तब बुआ जी उन्हें चुपचाप रहने को हिदायत देती, और उन्हें चुप ही रहना पड़ता, क्योंकि वह मजबूर थीं। बुआ जी ने उन्हें चेतावनी दे रखी थी कि उन्हें वही करना होगा जो वो कहेंगी, नहीं तो अस्पताल में पड़े बेटे का इलाज नहीं होगा। एक ज़िंदगी के बदले एक ज़िंदगी की कुर्बानी दी जा रही थी। आया अम्मा चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थीं, वह मजबूर थीं। अपनी लाचारी पर हैरान थीं कि क्या कोई इतना भी बेबस कैसे हो सकता है कि जो आंखों के सामने हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ भी ना उठा सके। पर वह तो किस्मत के हाथ की एक कठपुतली थीं, जिसकी डोर ना जाने किसने थाम रखी थी। जब रोली बिलखते हुए रोने लगती, तो आया अम्मा उसे अपने सीने से लगा लेती, उसे पुचकारती। वह बेचारी घंटों आया अम्मा से चुपके से सकती रहती, अपनी पीड़ा को शांत करती, पर उसे क्या पता था कि जिसे वह मलहम समझ रही है, असल में घाव भी वही है। इंसान गलतियां तो करता है और जानता भी है कि उसका परिणाम क्या होगा, फिर भी वह गलतियां करता जाता है, जानबूझकर, और उम्मीद कर बैठता है कि विधाता उसकी मदद करेगा। पर उसके न्यायालय में तो कर्मों का ही हिसाब किताब होता है, और उसी के आधार पर न्याय भी होता है। आया अम्मा एक दिन रोली का साथ छोड़कर चली गईं, या उन्हें जाना ही पड़ा। जिस वजह से वो रोली के घर आई थी, अब वो वजह भी नहीं थी। आया अम्मा के इकलौते लड़के का निधन हो गया था। वह समझ चुकी थी कि ईश्वर ने उनका न्याय कर दिया है, उनके कर्मों का परिणाम दे दिया है। वर्तमान में 18 साल का था मेरा बेटा। सड़क हादसे में दुर्घटना हो गई थी। अस्पताल में उसका इलाज नहीं हो रहा था, क्योंकि पैसे नहीं थे मेरे पास। तब मैडम ने हमारी मदद के लिए आई। मैं उन्हीं के घर में काम करती थी, लेकिन साथ में एक काम भी लाई। मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे क्या करवाना चाहती हैं। मुझे रोली बिटिया के घर में भेज दिया गया। मुझे लगा कि साफ सफाई ही तो करना है, करने लगी, और फिर मुझसे वो गलत काम करवाने लगी जिसके लिए मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही थी। और एक दिन मेरे पापों की सज़ा मेरे बेटे को मिली। मेरा बेटा चला गया, वह मुझे छोड़ गया। अब रोने के सिवाय कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं। आया अम्मा गीली आंखों से बताते हुए रोने लगती हैं। उनसे बेटे के जाने का गम सहा नहीं जा रहा है। विकास हैरान सा नम आंखों से बैठा हुआ है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसके प्यार के साथ इतना कुछ हो गया। आया अम्मा सिसक रही हैं, फिर वह रोते हुए विकास के जख्म पर हल्दी लगाने लगती हैं। विकास लाचार सा बह रहे आया अम्मा के आंसुओं को देख रहा है। उसे नहीं पता कि आया अम्मा से नफरत करे कि तरस खाए उन पर। अगले दिन सुबह होती है। विकास के घर से माँ जी पूजा कर रही हैं। घंटी और अगरबत्ती की महक से पूरा घर मंदिर सा लग रहा है। विकास बिस्तर पे पड़ा सो रहा है। घंटियों की आवाज़ से उसकी आँख खुलती है, जैसे अब तक कोई सपना देख रहा हो, पर वह सपना नहीं बल्कि सच ही देखा है। कल रात को ही फैसला ले लिया गया था, और अब आज अमल करने की बारी है। वह जानता है कि घर वालों के सामने अपनी बात रखना आसान नहीं होगा, लेकिन वह एक आखिरी कोशिश ज़रूर करना चाहता है। एक आखिरी कोशिश। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो, या सिर्फ अपने आप को तसल्ली दे रहे हो? पिताजी सोफे पर बैठे सवालिया भाव से पूछते हुए कहते हैं। तो विकास कोने पर सिर झुकाए चुपचाप खड़ा है। बहन सीनू हैरान सी किताब लिए देख रही है, जबकि माँ जी का पारा गर्म हो रहा है। किस हिसाब से आपको सही लगता है ये?
इसे तो दुनियादारी का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन आप तो सब जानते हैं, फिर भी उसी की तरफ से बातें कर रहे हैं। जिस लड़की की परछाई हुई बुरी है, तो भला किसी का घर कैसे खुशहाल हो सकता है। माँ जी परेशान होते हुए बोल पड़ती हैं, तो पिताजी को उन पर गुस्सा आने लगता है। अरे तुम थोड़ा चुप तो रहो, बात कर रहा हूँ ना मैं। पिताजी तुरंत माँ जी से कहते हैं, इस विषय में बात करने को रखा ही क्या है। बेटा विकास, क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो? क्यों हमें सता रहे हो बेटा? क्यों? क्या मिलेगा तुम्हें उस लड़की के पास जाकर? माँ जी परेशान होते हुए बोल पड़ती हैं, तो पिताजी भी आगे कुछ बोल नहीं पाते हैं। विकास भावुकता से पिताजी माँ जी की तरफ देखता है। माँ जी चिंतित सी परेशान सी बेटे को देख रही हैं। मम्मी, क्या आप पापा के बिना रह सकती हैं? और पापा, क्या आप मम्मी के बिना रह सकते हैं? नहीं ना, तो मैं भी रोली के बिना नहीं रह सकता हूँ। हाँ मम्मी, यही सच है और यही मेरा प्यार है। विकास भावुक होते हुए कहता है, तो माँ जी रो पड़ती हैं। उन्हें अपने बेटे के लिए चिंता हो रही है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। पिताजी बेटे की स्थिति को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। सीनू भी दुखी होने लगती है। पापा, माना कि मेरी शादी रोली से नहीं हुई है, भले वह किसी और से प्यार करती थी, लेकिन आज उसे मेरी ज़रूरत है और आज भी मेरे दिल में उसके लिए उतना ही प्यार है जितना आप दोनों में है। तो क्या उसे भुला देना आसान होगा? नहीं मम्मी, नहीं। अगर वो इस दुनिया में नहीं होती तो मैं जीने की कोशिश भी करता, लेकिन ये जानते हुए कि वह बहुत तकलीफ़ में है, तो फिर कैसे मैं खुश रह सकता हूँ? विकास दुखी भाव से कहता है। वह अपने आप को संभालने की कोशिश भी कर रहा है। माँ जी बिलख बिलख कर रोई जा रही हैं। पापा, मैं एक आखिरी कोशिश करना चाहता हूँ। मैं रोली को लाने जा रहा हूँ। अगर उसने मना कर दिया तो फिर कभी पलट कर नहीं देखूँगा और आप लोगों के कहे अनुसार चलने लगूँगा। लेकिन मुझे एक बार उससे मिलने की इजाज़त दे दीजिए, ताकि मैं आप लोगों को भी झूठी उम्मीदें ना दे सकूँ। मेरी खुशी रोली के साथ रहने में है। उसे कब से चाहता आ रहा हूँ मैं। उसके सिवाय किसी और के बारे में सोचा तक नहीं हूँ। तो मुझे एक मौका तो मिलना चाहिए ना पापा, सिर्फ मौका। विकास पिताजी की तरफ देखते हुए कहता है। तो पिताजी उसकी तरफ गंभीर भाव से देख रहे हैं, जैसे उसकी आंखों में कुछ पढ़ने का प्रयास कर रहे हों। तुम उनसे क्या पूछते हो? वो तो स्वयं अपनी पसंद नहीं बता पाए थे। वो तो मैं ही थी कि अपनी अम्मा को इनके बारे में बताने का साहस किया था, तब जाकर बारात लेकर आए थे। जा बेटा जा, लेकर आ जा उसे। तेरी खुशी ही हम सबकी खुशी है। अब तुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ और अपने प्यार को लाओ। माँ जी आंसुओं को पोंछते हुए कहती हैं। तो पिताजी चौंकते हुए मुस्कुरा पड़ते हैं, जैसे पत्नी की बातों पर विश्वास ना हो रहा हो। सीनू रोते हुए खिलखिला पड़ती है। विकास भावुक होते हुए माँ के गले लग जाता है। माँ प्यार से विकास का माथा चूम लेती हैं। पिताजी भी भावुक हो उठते हैं कि पत्नी जी मान गई हैं, जिनका उन्हें डर था। सड़क पर गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। तेज धूप से पेड़ों के पत्ते चमक रहे हैं। एक पार्क जैसे मैदान में सफाई कर्मी घास फूस काट रहे हैं और कुछ सफाई करने में लगे हुए हैं। मैदान के सामने एक मानसिक बीमारी का अस्पताल है, जहाँ बहुत से मानसिक तौर पर बीमार लोग अपनी अपनी धुन में चल फिर रहे हैं। कोई लड़ रहा है तो कोई गा रहा है। उन सभी से अलग उलझी हुई एक पेड़ के नीचे रोली बैठी है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा सूखा हुआ और कपड़े गंदे मैले हैं, जैसे कितने दिनों से नहाया ना हो। वह सूखे पत्तों को इकट्ठा कर विकास का नाम बनाने की कोशिश कर रही है, पर हवा का झोंका आता है और बिछे हुए पत्तों को उड़ा ले जाता है, जिससे वह किसी बच्चे की भांति हाथ पैर झिटकारती है और रोने जैसा मुंह बनाती है, जैसे उसके रूठने या गुस्सा करने से दोबारा हवा न बहने वाली हो। तो तुम यहाँ छुपी हो? कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। देखो, तुमसे कोई मिलने आया है। एक कंपाउंडर औरत आते हुए रोली से कहती है, तो वह उलझी हुई पत्तों को समेटने जाती है, जैसे उसे कंपाउंडर से कोई लेना देना ना हो। अरे बाबा, एक बार देखो तो सही, कौन मिलने आया है तुमसे। कंपाउंडर आके बहलाते हुए रोली से कहता है, तो रोली नाम में मुंडी हिलाते हुए पत्तों को इकट्ठा कर रही है, जैसे वह जानती हो कि उससे मिलने कोई नहीं आया होगा। कंपाउंडर अपना माथा पीट लेती है। मैं भी किस पागल को समझा रही हूँ। अच्छा, मैं जाती हूँ, आप खुद ही मिल लीजिए। कंपाउंडर
पेड़ के पीछे खड़े शख्स से कहती है और वहाँ से जाने लगती है। रोली हैरान सी पत्तों को समेट रही है। उसे पता है कि कोई उससे मिलने आया है। वह चोरी से पीछे मुड़कर देखती है तो पेड़ की दाईं तरफ एक परछाई दिखाई देती है। फिर वह चुपके से घुटनों के बल बाईं तरफ से देखते हुए जाती है और सामने जिसे देखा तो हैरान सी देखती ही रह गई। सामने विकास आंसुओं को रोके हुए खड़ा था। अपने प्यार को पागलों की भांति देखकर उसका दिल छल्ली हुआ जा रहा था। अगर उसके हाथ में होता तो पूरी दुनिया को आग लगा देता। जिसे जिंदगी भर से चाहता आ रहा हो, हजारों कुर्बानियाँ दिया है और आज उसी की दशा इतनी बदतर कैसे हो गई। रोली पलक झपकाते हैरत में डूबी देखती रही है, जैसे उसे यकीन ना हो कि वह सपना देख रही है या सच में वो सामने खड़ा है जिसका चेहरा अब तक उसे याद है। विकास रोते हुए रोली के करीब जाता है। रोली उसे हैरत से देखी जा रही है। उसकी आंखों में बीते हुए कल की हजारों झलकियां दिखाई देने लगती हैं। उसका दिल बड़े दिनों बाद धक धक सा करने लगता है। विकास उसे दुखी भाव से देख रहा है और फिर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। तब जाकर रोली को आभास होता है कि वह सपना नहीं बल्कि हकीकत में उसका विकास उसके पास है। वह क्रोधित होते हुए रोने लगती है। वह ज़ोर ज़ोर से चीखती है, चिल्लाती है और रोती जाती है। विकास की आंखों से आंसू बह चलते हैं। वह रोली को अपनी बाहों में भरे हुए उसे यकीन दिला रहा है कि अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। रोली रोए जा रही है। तभी जोरों से हवा बहने लगती है, जैसे दोनों की आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछ रही हो। रोली को पुराने दिन याद आने लगते हैं कि कैसे उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया था। उसे मानसिक बीमार घोषित कर दिया गया था 4 महीने पहले। आया अम्मा के जाने के बाद रोली पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। बीमार तो पहले से ही थी, अब और बीमार हो रही थी। उसमें सोचने समझने की शक्ति भी कम हो रही थी। उसने अपनी बुआ जी से मदद मांगा कि उसे उनकी ज़रूरत है। उसे उनके पास आना है, जो कि बुआ जी और उनका परिवार पहले से खेल रचे हुए बैठा था। इंसान धन दौलत के लालच में इतना लोभी हो जाता है कि वह रिश्ते नातों को भूल जाता है। ना मान ना सम्मान, किसी की सुध नहीं रहती है और अपने मकसद में कामयाब होने के लिए किसी भी सीमा को लांघने के लिए तैयार रहता है। रोली अपना घर छोड़कर बुआ जी के घर चली गई। उसे नहीं पता था कि वह अपने पिता की बहन के घर नहीं बल्कि दौलत के लालची लोगों के बीच जा रही है, जहां उसे प्यार नहीं बल्कि मीठी बाड़ी के पीछे छुपे जहर को पिलाया जाएगा। शुरू शुरू में सभी ने तो बहुत अच्छा व्यवहार किया, उसे अपने साथ रखने का विश्वास दिलाया, उस पर खूब प्यार व्यार लुटाया गया, उसे खिलाया पिलाया गया ताकि उसे विश्वास हो जाए कि सब उसके शुभ चिंतक हैं और भला चाहते हैं। जब उसे विश्वास हो चला कि ये सब मेरे अपने हैं और यही उसके शुभ चिंतक हैं, तब बुआ जी और उसके लड़के लोग मिलकर धीरे धीरे रोली की प्रॉपर्टी बेचना शुरू कर दिया। उसे बताया गया कि तुम अकेले सब कैसे संभाल पाओगी, कोई हड़प लेगा, कोई तुम्हें हानि ना पहुंचाए, इसलिए प्रॉपर्टी बेच देने में ही भलाई है। रोली उनके झांसे में आ गई और धीरे धीरे अपना सब कुछ बेच बैठी। उसे लगा कि वो सही कर रहे हैं और एक अकेली लड़की कहाँ कहाँ भटकेगी, पर शैतानी चाल चलन वाले इतने बस में कहाँ मानने वाले थे। अब जबकि रोली ने अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेच दिया था और मिली रकम को संभालना भी था, फिर दूसरी चाल चली गई। रोली को फिर से नींद की गोलियां दी जाने लगीं। उसके सामने नकारात्मक माहौल पैदा किया गया। झूठ मूठ कर बुआ जी के घर में बैंक के लोग आते और घर खाली करने को धमकी देते। रोली समझने सोचने की शक्ति तो पहले ही खो चुकी थी और इस तरह से वह बैंक में जमा रकम को बुआ जी को दे दिया जिससे वो अपने घर को बचा सकें। लेकिन उसे क्या पता था कि वह उस सांप को दूध पिला रही है जो उसे डसने वाला है। जब रोली को पूरी तरह से कंगाल कर दिया गया तो अब उसे ठिकाने लगाने की बातें होने लगीं, क्योंकि अब रोली का जिंदा होना उन सभी के लिए समस्या का कारण बन सकता था और इसलिए अब रोली को रास्ते से हटाने की बातें की जा रही थीं, जो कि उसे आधी रात को एक दिन पता चल गया जब सभी आपस में मिलकर षड्यंत्र रच रहे थे। वह सब जान चुकी थी कि ये सब लोग मिलकर उसे मारना चाहते हैं और अब तक जो भी उसके साथ हुआ है वो सब बुआ जी और उसके लड़के लोगों का प्लान का हिस्सा था। वह बहुत डर गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था
वह विकास को याद करती है, रोती है, बिलखती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। अगर इस घर में और रुकी तो खतरे से खाली नहीं है। इसलिए वह आधी रात को ही घर से भाग निकली। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जाएगी, लेकिन अभी भागने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जब रोली भाग गई तभी पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई, ताकि किसी को उन पर संदेह ना हो और उंगली ना उठा सकें। अगर वह नहीं मिली तो सब किए कराए पर पानी भी फिर जाएगा, इसलिए उसे खोजा जाने लगा। लेकिन रोली की तो किस्मत ही खराब थी, और भाग ही साथ ना दे तो फिर भला कौन साथ देता है। अब उसका अपना इस शहर में कोई नहीं था जिस पर वह विश्वास कर सकती। तबीयत उसकी अभी भी ठीक नहीं थी। नींद की गोलियां खा कर उसकी दिमागी हालत बिगड़ चुकी थी और कमज़ोर भी हो गई। वह जान चुकी थी कि उसके अपने लोगों ने ही उसे बर्बाद करने की साजिश रची हुई थी और अब मार देना चाहते हैं। उसे नहीं पता कि वह भागकर कहाँ जा रही है, फिर भी वह दौड़ रही है। वह पसीने से लथपथ है, उसके बाल बिखरे हुए हैं और चेहरे पर खौफ है। भागते भागते अचानक से उसका सर घूमने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। जब होश आता है तो वह सामने रोते हुए बुआ जी को देखती है, जो कि एक डॉक्टर से कुछ विमर्श कर रही हैं। रोली को अपना सर भारी सा महसूस होता है, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ रखा हो। वह अपने शरीर पर हलचल महसूस नहीं करती है। उसके हाथ पैर हिलडुल नहीं पा रहे हैं। वह बोलना भी चाहती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती है। बस तिलमिलाती आंखों से देखी जा रही है। बुआ जी के लड़के लोग उसे देख घूर रहे हैं। उसे नहीं पता कि वह डॉक्टर कौन है और क्या बातें हो रही हैं। फिर डॉक्टर एक इंजेक्शन निकालता है, जिसे देख रोली डरने घबराने लगती है। उसे लगता है कि कोई जहर का इंजेक्शन दिया जा रहा है, पर वह चाह कर भी अपने आप को बिस्तर से छुड़ा नहीं पा रही है। डॉक्टर रोली को इंजेक्शन लगा देता है और फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। जब उसे दूसरी बार होश आया तो उसने अपने आप को एक अजीब सी जगह में पाया, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह एक मानसिक बीमारी के अस्पताल में थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह यहाँ कैसे आई, कौन लाया है उसे। पर वह तो पागल नहीं है, फिर उसे इस पागल खाने में क्यों लाया गया है। वह चीखने लगती है, रोती है और भागने की कोशिश करती है। अस्पताल के कर्मचारी उसे पकड़ते हैं और संभालते हैं और बिजली के झटके भी देते हैं, जिससे वह अपना मानसिक संतुलन खोने लगती है और धीरे धीरे वह बाकी भी मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोगों के बीच में से एक हो जाती है। अगर कुछ उसे याद था तो वो सिर्फ एक आखिरी शख्स, विकास। उसकी जुबान में एक साथी विकास नाम था और वह उसी को याद करके बड़बड़ाती, उससे बातें करती। जो कभी ना कह सकी वो मानसिक बीमारी के दौरान बड़बड़ाती। उसे विश्वास था कि एक दिन उसे लेने विकास ज़रूर आएगा, और यही सोच सोच कर, बोल बोल कर अपने ऊपर पागल होने का नाम लिखवा लिया। वर्तमान समय। एक बस हवा महल के सड़क से होकर गुजरती है। विकास के कंधे पर सिर रखे हुए रोली बस में बैठी खिड़की से हवा महल की खूबसूरती को देख रही है। उसकी खामोश सी आंखों में हलचल सी होती है। विकास भावुक होकर प्यार से रोली का माथा चूम लेता है। रोली की कहानी सुनकर उसका दिल फटा जा रहा है। वह बहुत गुस्से में भी है और भावुक भी है। रोली गुमसुम सी विकास को एक नज़र देखती है और फिर उसकी बाहों में अपने आप को सौंप देती है। विकास प्यार से उसके गाल को चूम लेता है और उसे कसकर बाहों में भर लेता है, जैसे कि अब उसे कभी अपने आप से दूर नहीं होने देगा। 2 महीने बाद डूंगी बस्ती के बच्चे खेल रहे हैं। एक गाड़ी आकर रुकती है। बच्चे गाड़ी के आसपास चहकते हुए खड़े हो जाते हैं। एक बच्चा कार में बैठे शख्स को देखते हुए बस्ती की तरफ भागता है। वह दौड़ते हुए एक घर के सामने हाँफते हुए खड़ा होता है और फिर कहता है, आया अम्मा, वो साहब आए हुए हैं। आया अम्मा चावल में से कंकड़ छाँट रही हैं। कौन आया है रे, जो इतना भागते हुए आया है। आया अम्मा कंकड़ छाँटना छोड़ बच्चे से कहती हैं कि उनकी आंखें अचानक से चमक उठती हैं। बच्चे के पीछे विकास, रोली मुस्कुराते हुए खड़े हैं। आया अम्मा आश्चर्य से देखते हुए भावुक हो उठती हैं और रोने लगती हैं। उन्हें अपने किए की याद आने लगती है तो रोली जल्दी से घर के अंदर आती है
और आया को गले से लगा लेती है। आया अम्मा सिसक सिसक कर रोई जा रही हैं। रोली उन्हें संभाल रही है। घर की दीवार पर एक टूटे हुए फ्रेम में आया अम्मा और उनके बेटे की फ़ोटो टंगी हुई है, जिसमें वो लड़के के सिर पर हाथ रखे हुए आशीर्वाद दे रही हैं और बेटा माँ के पैर छू रहा है। विकास कुर्सी पर बैठा फोटो को देख भावुक होता है। रोली खाट पर बैठे विकास की तरफ प्यार भरी निगाह से देख रही है, जैसे उसके मन के भाव को पढ़ रही हो। तभी आया अम्मा चाय लेकर आती हैं। अरे आया अम्मा, आप तो बेकार ही परेशान होती हैं। हम तो आपको अपनी शादी का निमंत्रण देने आए थे और आपको ज़रूर आना है। रोली आया अम्मा को देखते हुए तुरंत बोल पड़ती है। तो आया अम्मा शादी की बात सुनकर बहुत खुश होती हैं। यह तो बहुत ही अच्छी खबर है बिटिया। विकास साहब जैसे इंसान तो किस्मत वालों को मिलते हैं बेटी। पर मैं तुम्हारी शादी, आया अम्मा खुशी ज़ाहिर करते हुए कहती हैं और फिर रुक जाती हैं, जो कि विकास और रोली दोनों समझ जाते हैं। पर कुछ नहीं, आप आ रहे हैं। जो भी कुछ हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी और जिसने गलती किया था उन्हें सज़ा भी मिल चुकी है, इसलिए आपको आना ही है, नहीं तो हमारा मिलन अधूरा सा लगेगा। विकास आया अम्मा की तरफ देखते हुए सहजता से कहता है, तो वो भावुक होते हुए रोली की तरफ देखती हैं, जो कि वह भी मुस्कुराते हुए पलकें झपका देती है। फिर दोनों आया अम्मा की बनाई चाय की चुस्की लेने लगते हैं। आया अम्मा ऊपर की तरफ देख ईश्वर के न्याय को धन्यवाद करती हैं।